आज के इस लेक्चर में वी आर गोना डिस्कस अबाउट डी कॉर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस। इट इज़ वन ऑफ द वेरी डिमांडिंग टॉपिक। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझेंगे। व्हाट आर द सेक्शंस दैट वी विल कवर इन दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एनाटॉमिकल रेलेवेंस भी समझेंगे, और ये डी कॉर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, पैथोलॉजी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स एंड द एग्जामिनेशन सेक्शन, एंड एट लास्ट वी विल हैव अ लुक ऑन द ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन, तीनों के बारे में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डी कॉर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस के अंदर में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही यूजफुल होता है। 90% ऑफ द केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही इसका रिजोल्यूशन मिल जाता है हमें। इन माइनॉरिटी ऑफ द केसेस, बहुत रेयर केसेस में हमें सर्जिकल अप्रोच की तरफ जाना पड़ता है ना। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस टॉपिक, डी कॉर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले we are launching our 7th batch of anatomy and PT neuro from February. It is the February 2025 batch. So if you are interested to join the anatomy or the neuro batch, you can just drop a DM on the Instagram or on the WhatsApp. Our team will revert you back. सारी details description box में already mentioned है ना। So now let's move on towards our today's topic, the D Corvin stenosynovitis. यहाँ पर पहले first of all let's have a look on its name. इसके नाम पर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। We have डी कॉर्वेंस, एक ये नाम है, और एक वर्ड है हमारा टीनोसाइनोवाइटिस, है ना। ये डी कॉर्वेंस कहां से आया, पहला ये वर्ड, इस वर्ड का ओरिजिन समझिए। डी कॉर्वेंस इज जस्ट द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस डिजीज, जो कि जिन्होंने पहली बार इस डिजीज को, इस कंडीशन को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, एंड ही वाज फ्रिट्ज डी क्योरवेन। ये एक स्विस के एक सर्जन थे जिन्होंने इस कंडीशन को आइडेंटिफाई किया था, एंड हेंस इट इज नेम्ड एज डी कॉर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस। नाउ ये जो टीनोसाइनोवाइटिस है, इसमें तीन वर्ड है। पहला हमारा वर्ड है टीनो, दूसरा वर्ड है हमारा साइनो कह सकते हैं, तीसरा वर्ड है आइटिस। यहां पर तीन वर्ड्स का डिफरेंस क्या है, तीन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। फर्स्ट वर्ड टीनो, टीनो इज रेफरिंग टुवर्ड्स द टेंडन। टीनो यहां पर टेंडन को रेफर कर रहा है। साइनोव यानी कि साइनोवियल शीथ को, साइनोवियल शीथ को रेफर कर रहा है। थर्ड वन इज द आइटिस, इट मींस की इन्फ्लामेशन। इट मींस कि इट इज अ कंडीशन जहां पर कोई टेंडन है, यहां पर किसी टेंडन के बारे में जिक्र हो रहा है, यहां पे कोई टेंडन है, कोई साइनोवियल मेम्ब्रेन है, कोई साइनोवियल शीथ है कहीं का, और जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, दैट इज अ कंडीशन वी कॉल द डी कॉर्वेन स्टीनोसाइनोवाइटिस, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द हैंड, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट। सो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर टेंडन्स या फिर साइनोवियल शीथ या फिर दोनों ही में इन्फ्लामेशन हो रहा है और वहां पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स इट्स बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ऑल द स्टफ जो कि हमें डिस्कस करने हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, इट इज अ टाइप ऑफ ओवरयूज इंजरी ऑफ अ टेंडन। ओवरयूज इंजरी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने शोल्डर इनस्टेबिलिटी पढ़ा था इसके पहले, पीटी ऑर्थो का एक टॉपिक, जहां पर हमने देखा था कि कोई ऐसा बंदा है जो कि ओवरहेड आर्म एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है उस कंडीशन में, या फिर रोटेटर कफ इंजरीज भी हमने पढ़ा था। इन सभी कंडीशंस में क्या होता है कि ओवरहेड आर्म एक्टिविटी में बार बार इंजरीज होते रहते हैं, माइक्रो इंजरीज होते रहते हैं, तो वहां पर शोल्डर इनस्टेबिलिटी या फिर रोटेटर कफ इंजरीज का चांसेस बढ़ जाता है। ओवर यूज इंजरी बेसिकली क्या है, किसी भी एक ज्वाइंट में बहुत इसे हम यूज कर रहे हैं, बहुत यूज कर रहे हैं, है ना, और बार बार यूज करने के कारण हर बार उस लिगामेंट पे, उस टेंडन पे, वहां के सारे स्ट्रक्चर्स पे कुछ स्ट्रेन पड़ता है, वहां पे कुछ स्ट्रेस पड़ता है, कुछ माइक्रो इंजरीज हमेशा होते हैं और वो ऑटोमेटिकली हील भी होते हैं। बट जब वो माइक्रो इंजरीज बढ़ जाएं और उनके कारण कुछ इंजरी हो, दैट इज व्हाट वी कॉल द ओवर यूज इंजरी। उस जॉइंट के ओवर यूज करने के कारण जो इंजरी हो रहा है, दैट इज बेसिकली द ओवर यूज इंजरी, राइट। ये एक तरह का टेंडन का ओवर यूज इंजरी है। हमने पहले भी डिस्कस किया टीनोसाइनोवाइटिस, इट मींस कि टेंडन इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, इट इज जनरली सीन इन द इंडिविजुअल्स हु यूज फोर्सफुल ग्रैस्प, यानी कि ये ऐसे इंडिविजुअल्स में दिखता है जो कि फोर्सफुल ग्रैस्प या फिर विथ अल्नर डेविएशन, यानी कि फोर्सफुल ग्रैस्प क्या, फिस्ट हम जो बंद करते हैं, दिस इज द फोर्सफुल ग्रैस्प, बहुत फोर्सफुली किसी चीज को पकड़ना, और साथ में अल्नर डेविएशन, रिस्ट का जो मूवमेंट होता है, एक तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, दूसरा एक हमारा रेडियल डेविएशन है, दिस इज द रेडियल डेविएशन, राइट, towards the radius, and this one is the ulnar deviation towards the ulna. So this is the fist, ये एक फोर्सफुल ग्रैस्प हुआ। इस ग्रैस्प के साथ ये अल्नर डेविएशन का मूवमेंट बार बार अगर हो तो चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर जो टेंडन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। कौन कौन से टेंडन्स अफेक्ट होते हैं? तो दो मसल्स के टेंडन अफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, सेकंड वन इज द एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अब यहाँ पे हमारा जो पॉलिसिस वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू द थंब, यानी कि
पहला मसल है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और दूसरा एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और ये दोनों मसल्स हमारे इस थंब के यहाँ पे बिल्कुल इस लेटरल एस्पेक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो अगर हमने ये फोर्सफुल ग्रैस्प लिया, हमने अल्नर डेविएशन किया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे वो जो मसल के टेंडन्स हैं वो टेंडन्स स्ट्रेच हो रहे हैं और उन टेंडन्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है। अगर बार बार मैं ऐसा कुछ मूवमेंट करता हूं तो चांसेस रहेंगे कि उन टेंडन्स में कुछ इंजरी हो, उन टेंडन्स में किसी भी तरह का कुछ इन्फ्लेमेशन या कुछ भी इंजरी हो सकता है, और इसे ही हम कहते हैं डी कॉर्बन्स टेनोसाइनोवाइटिस। ठीक है, इसमें यही दो मसल्स के टेंडन यहाँ पे हमें अफेक्ट होते हैं। Now these muscles are responsible for the motion of first MCP. First MCP कौन सा है? First metacarpophalangeal joint. This is the metacarpus. ये हमारा first metacarpal है. This is the first proximal phalanx and this is the first MCP, metacarpophalangeal joint. And CMC carpometacarpal. सी यहाँ पे हमारे कार्पल्स हैं, दिस इज द फर्स्ट मेटाकार्पल, और ये जो ज्वाइंट बन रहा है दिस इज द सीएमसी। सी दिस इज द सीएमसी, फर्स्ट सीएमसी, ये हमारे कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट्स है, एंड दिस वन इज द फर्स्ट मेटाकार्पोफैलेंजियल ज्वाइंट। तो ये जो हमारे मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पर जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली इन्हीं दो ज्वाइंट्स पे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस इंसर्ट्स इनटू द बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस इंसर्ट्स इनटू द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। नाउ सबसे पहला एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस कहां पे इंसर्ट हो रहे हैं? प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के बेस पर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, सी हियर, ये जो दिख रहा दिस वन इज द फर्स्ट प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, और इस प्रॉक्सिमल फैलेंक्स के तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, बेस एंड शाफ्ट। इन दिस प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, फर्स्ट प्रॉक्सिमल फैलेंक्स कौन कौन से पार्ट्स हैं? दिस वन इज द बेस, इसे हम बेस कहते हैं, दिस इज द बेस, दिस इज द मिडिल पोर्शन इज द शाफ्ट एंड द डिस्टल पोर्शन इज द हेड। ठीक है, बेस, शाफ्ट एंड द हेड। ये जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है ये हमारा फर्स्ट फैलेंक्स के बेस में, यानी कि कहीं यहां पर आकर ये मसल इंसर्ट हो रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, और एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस कहां इंसर्ट होता है? बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। तो ये मेटाकार्पल है हमारा, ठीक है, दिस इज द मेटाकार्पल। इस मेटाकार्पल का बेस यहां है और बिल्कुल इसी बेस पे हमारा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, यानी कि एक मसल यहां इंसर्ट हो रहा है, दूसरा मसल यहां इंसर्ट हो रहा है। ये दो पॉइंट्स हैं इन दोनों मसल्स के इंसर्शंस के। ठीक है, now in general there is a synovial sheath that encompass the tendons of the extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus। अब होता क्या है कि जैसे ये दो टेंडन्स है, मान लो आप ये दो टेंडन्स यहाँ से पास हो रहे हैं, एक हमारा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है और एक हमारा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल है। तो इन दोनों टेंडन्स के ऊपर से एक साइनोवियल शीथ प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से, जिसके अंदर ये जो हमारे टेंडन्स हैं ये ग्लाइड करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट। किसी भी मूवमेंट के दौरान इसी साइनोवियल शीथ के नीचे ये जो दो टेंडन्स हैं ये इनका ग्लाइडिंग होता है और हमारा मूवमेंट फ्रीली हो पाता है। बट किसी कारण से अगर ये जो शीथ है इस शीथ में स्टेनोसिस होता है, इफ देयर इज अ कंडीशन जहां पर ये जो हमारा साइनोवियल शीथ है उसके अंदर स्टेनोसिस हो रहा है, यानी कि वो नैरो हो रहा है साइनोवियल शीथ। अगर कोई पैसेज है, साइनोवियल शीथ इज जस्ट द पैसेज, वो हमारे टेंडन्स का पैसेज है वहां पे, अगर उस पैसेज में नैरोइंग हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि जो टेंडन्स है वो आपस में कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होगा तो उसके अंदर इंजरी होगा, इन्फ्लामेशन वहां पे दिखेगा हमें। ठीक है, और स्टेनोसिस के कारण, कंप्रेशन के कारण जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, मूवमेंट के दौरान हमारे टेंडन्स का जो ग्लाइडिंग हो रहा था वो ग्लाइडिंग भी अफेक्ट होगा, उस ग्लाइडिंग में काफी रफनेस आएगा, है ना, रेसिस्टेड ग्लाइडिंग हमें दिखेगा। ठीक है, अल्टीमेटली इट विल लीड इन द पेन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द थंब ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड एब्डक्शन ऑफ द थंब। अल्टीमेटली हमें क्या दिखेगा? थंब के एब्डक्शन और एक्सटेंशन करने के दौरान काफी पेन होना, या फिर किसी भी तरह का हम ग्रिपिंग एक्टिविटी, ग्रास्पिंग एक्टिविटी कुछ भी ऐसा कर रहे हैं उसमें हमें पेन फील होगा। According to the researchers, it affects women up to 6 times than men. Women में it is more common as compared to the men। और जैसे हमारे पास दो हाथ है ना, लेफ्ट और राइट, it is always common in the dominant hand। For example, my dominant hand is the right hand। तो मेरे राइट हैंड के टेंडन्स में इंजरी होना ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू द लेफ्ट हैंड। अगर किसी का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट, उस बंदे के अंदर में लेफ्ट हैंड में इंजरी होना ज्यादा कॉमन होगा। ठीक है, सो इट इज कॉमन इन द डोमिनेंट हैंड एंड ड्यूरिंग द मिडिल एज। राइट, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन। सी, ये मैं बात कर रहा था, दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये दो टेंडन्स हैं, टेंडन नंबर 1
एंड टेंडन नंबर 2, ये दो टेंडन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड दिस इज द साइनोवियल शीथ, ये हमारा साइनोवियल शीथ प्रेजेंट है कुछ इस तरह से। इस साइनोवियल शीथ के अंदर ये जो दो टेंडन्स हैं, इन टेंडन्स में ये हमारा यहाँ पर आकर इंसर्ट हो रहा है ना, ये दोनों टेंडन्स आ रहे हैं हमारे दोनों मसल्स के। अब ये शीथ अगर नैरो हो गया, नैरो होने के कारण जो हमारे टेंडन्स हैं, टेंडन्स में इन्फ्लामेशन होगा, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, इन्फ्लेम्ड टेंडन, ठीक है। और यहाँ पर पेन होगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डी कॉर्बन स्टीनोसाइनोवाइटिस। नाउ क्लिनिकल फीचर्स और एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जनरली 3 ही सिम्टम्स दिखते हैं इसमें हमें। कौन कौन से? तो वो 3 सिम्टम्स दिखेंगे। द फर्स्ट वन इज द टेंडरनेस, पेन एंड द इडिमा। टेंडरनेस, इडिमा एंड पेन, ये जो सिम्टम्स हमें दिखता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रेडियल साइड में दिखता है, इन द टुवर्ड्स द लेटरल एस्पेक्ट, है ना। ये जो हमारा रेडियल एस्पेक्ट है इधर दिखता है, इट इज मोर कॉमन टुवर्ड्स द रेडियल एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि ये टेंडेंस यही है, दिस इज द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है ना। पाल्पेशन ऑन द एरिया मे कॉज पेन, अगर उस एरिया पर भी आप पाल्पेट करते हो तो पेन फील हो सकता है पेशेंट को, और पेन के कारण पेशेंट के पिंचिंग और ग्रास्पिंग एक्टिविटीज में वीकनेस आएगा। पिंचिंग और ग्रास्पिंग की एक्टिविटी पेशेंट नहीं कर पाएगा। पेन में भी इंक्रीज बाय फिंकल-स्टेन मैन्यूवर। फिंकल-स्टेन मैन्यूवर क्या होता है बेसिकली? फिंकल-स्टेन मैन्यूवर देखो, सबसे पहले आपका ये हैंड है, जस्ट फ्लेक्स द थंब। सबसे पहले आपको थंब को फ्लेक्स करना है, आपने थंब को फ्लेक्स करा। नाउ मेक अ फिस्ट, इसके बाद आपने ये फिस्ट का फॉर्मेशन किया, थंब को फ्लेक्स किया पहले, है ना। देखो अब थंब को हमने फ्लेक्स किया, इसके बाद फिस्ट का फॉर्मेशन किया। नाउ दिस इज द पोजीशन। इस पोजीशन में आने के बाद आप रेडियल डेविएशन करो, आप रेडियल डेविएशन करो, है ना। जैसे ही आप रेडियल डेविएशन करोगे, यहां पर स्ट्रेच होगा हमारे वो दो टेंडन्स, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और ऐसा करते समय मुझे तो कोई पेन नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम नॉट अ पेशेंट ऑफ डी कॉर्बन टीनोसाइनोवाइटिस। बस अगर कोई पेशेंट होगा डी कॉर्बन का, तो उस कंडीशन में जैसे ही इस पोजीशन में लाकर आप अल्नर डेविएशन करोगे, यहां पर बहुत पिंचिंग पेन होगा, बहुत तगड़ा पेन होगा, ठीक है। इट मे बी सजेस्ट दैट इट इज द पेशेंट ऑफ डी कॉर्बन टीनोसाइनोवाइटिस, ठीक है। यहां पर मैंने इस डायग्राम में भी वही दिखाया है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। यहां पर हमें थंब को और सारे के सारे फिंगर्स को फिक्स करके फिस्ट का फॉर्मेशन करना है, एंड देन गो फॉर द अल्नर डेविएशन। तो बिल्कुल इस पॉइंट पे हमें पेन फील होगा, एंड इफ द पेन इज प्रेजेंट देन इट इज मोस्ट लाइकली टू बी डी कॉर्बन टीनोसाइनोवाइटिस, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड इन फर्स्ट CMC OA। नाउ काफी बार डी कॉर्बन टीनोसाइनोवाइटिस और फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट का जो ओस्टियोआर्थराइटिस का कंडीशन होता है, ये काफी बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बहुत लोग। सो इन्हें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द डी कॉर्बन टीनोसाइनोवाइटिस एंड द OA ऑफ फर्स्ट CMC? सो OA का जब केस होगा तो उसमें क्रेपिटस साउंड हमें दिखता है जब भी हम थंब का सर्कमडक्शन करेंगे, एंड दिस क्रेपिटस इज नॉट सीन इन DQT, यानी कि डी कॉर्बन टीनोसाइनोवाइटिस में ये क्रेपिटस साउंड प्रेजेंट नहीं होता है। दिस क्रेपिटस इज प्रेजेंट ओनली इन द OA ऑफ द फर्स्ट CMC, ठीक है। अब नॉट ओनली OA के बाद दो और कंडीशंस हैं जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं रिलेटेड टू DQT। कौन कौन से वो कंडीशंस हैं? फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन सिंड्रोम। व्हाट इज द इंटरसेक्शन सिंड्रोम्स? तो इंटरसेक्शन सिंड्रोम बेसिकली कंडीशन है व्हेन द टेंडन्स फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल कंपार्टमेंट क्रॉस इट एंड कॉज द पेन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, है ना, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड मेटाकार्पल, इधर से हमारे टेंडन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और उस कंडीशन में वहां पर पेन होता है, ठीक है। लेकिन इट इज मोर प्रॉक्सिमल टू DQT। बेसिकली ये जो DQT है, DQT का कंडीशन हमें यहां दिखेगा, लेकिन अगर हम इस इंटरसेक्शन सिंड्रोम को देखेंगे तो इंटरसेक्शन सिंड्रोम का जो पेन होता है वो डी कॉर्बन टीनोसाइनोवाइटिस का थोड़ा सा प्रॉक्सिमल प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट। सेकंड इज द वार्टेनबर्ग सिंड्रोम। वार्टेनबर्ग सिंड्रोम क्या होता है? इट इज द न्यूराइटिस। न्यूराइटिस इट मींस व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व का इन्फ्लेमेशन है ये of the superficial radial nerve as it crosses the snuff box, ठीक है। So this is our anatomical snuff box। ये हमारा anatomical snuff box है। इस anatomical snuff box से हमारा जो radial nerve पास करता है, during the passage of the radial nerve from this anatomical snuff box, अगर उसके अंदर कोई inflammation होता है, that's called the Wartenberg syndrome। इसमें paresthesia दिखता है। Now in the case of DQT, paresthesia is not seen, वहां पे पेन दिखता है। This paresthesia is seen in the Wartenberg syndrome। So on this basis we can just डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू। वार्टेनबर्ग सिंड्रोम का एक कारण है ड्यू टू टाइट ब्रेसलेट और बैंड। अगर यहाँ पर
यहाँ पर मैं बहुत टाइट ब्रेसलेट का यूज करता हूँ हमेशा रेगुलरली, मैंने बहुत टाइट ब्रेसलेट पहन रखा है हमेशा, मैंने 24/7 मैंने कोई टाइट बैंड यहाँ पर बांध रखा है, तो उस कारण से इस स्नफ बॉक्स में कंप्रेशन होने के कारण यहाँ पे चांसेस रहेंगे कि वार्टनबर्ग सिंड्रोम दिखे पेशेंट्स में, ठीक है। सो इन दिस एस्पेक्ट वार्टनबर्ग सिंड्रोम, इंटरसेक्शन सिंड्रोम एंड फर्स्ट सीएमसी ओए आर डिफरेंट फ्रॉम द डी कॉर्विन स्टेनोसाइनोवाइटिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें, मैंने पहले भी बताया जनरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन द केस ऑफ DQT। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स जो है वो बहुत हद तक लाभदायक होते हैं। इन 90% ऑफ द केसेस इट इज बेनिफिशियल। 90% ऑफ द केसेस में पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही बेनिफिट पाते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही उनका रिकवरी हो जाता है, ठीक है। बट इन सम केसेस सर्जरी कैन बी रिक्वायर्ड। इन सम केसेस सर्जरी करके उस टेंडन के शीथ को हमें डिकम्प्रेस करना पड़ता है, बट इट इज वेरी रेयर। Initially, the patient must be educated to avoid the motions that evoke the pain and can complicate the condition, ठीक है। जैसे अगर मैं हूं कोई DQT का पेशेंट हूं या फिर मेरे सामने कोई DQT का पेशेंट बैठा है, तो उसे सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि आपको उस पेशेंट को कुछ ऐसे मूवमेंट्स नहीं करने हैं जिसके कारण ये टेंडन और ट्रिगर हो, ये पेन और ट्रिगर हो, ये जो कंडीशन है और ट्रिगर हो। जैसे ग्रास्पिंग एक्टिविटीज, ट्विस्टिंग एक्टिविटीज, ये जो मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, ठीक है, किसी भी चीज को ट्विस्ट करना, सुपाइनेशन प्रोनेशन टाइप ऑफ मूवमेंट करना, ठीक है, या फिर पिंचिंग एक्टिविटीज, कुछ पिंच करना, इस सब टाइप के एक्टिविटीज हमें नहीं करना, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटीज जहां पे थंब के एक्सटेंशन एबडक्शन का मूवमेंट इन्वॉल्व हो, वो सारे के सारे मूवमेंट्स को बेसिकली हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, वो सारे के सारे मूवमेंट्स हमें नहीं होने देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है ना, ट्विस्टिंग, पिंचिंग और ग्रास्पिंग। इसके लिए हम पेशेंट्स के उस कंडीशन को, पेशेंट के थंब को इमोबिलाइज भी कर सकते हैं यूजिंग द रेडियल थंब स्पाइका स्प्लिंट। यहाँ पर जो दिख रहा है दिस इज द रेडियल थंब स्पाइका स्प्लिंट। इस स्प्लिंट की मदद से हमने क्या किया, पेशेंट के थंब को हमने इमोबिलाइज कर दिया, बट बाकी के सारे फिंगर्स को हमने फ्री छोड़ा है टू गो फॉर द मूवमेंट, ठीक है। नाउ इट अलाउज द टेंडन ऑफ द फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट टू रेस्ट। अगर मैंने इमोबिलाइज कर दिया तो नॉर्मल सी बात है, वो जो अफेक्टेड टेंडन्स हैं वो रेस्टिंग स्टेज में रहेंगे। पोजीशन क्या होना चाहिए, रिस्ट न्यूट्रल। यहाँ पे देखो आप, रिस्ट इज इन न्यूट्रल पोजीशन। थंब 30 डिग्री फ्लेक्स, यहाँ पर जो थंब होगा हमारा 30 डिग्री फ्लेक्स होगा, कहाँ पे, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट पे, इट मींस कि हियर, ठीक है, 30 डिग्री फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड एट CMC ज्वाइंट एंड IP फ्री, इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट फ्री होना चाहिए टू गो फॉर द मूवमेंट। maintain until the pain decreases, generally 2 to 4 weeks। जनरली DQT के पेशेंट्स में जो पेन होता है वो 2 से 4 हफ्ते लगते हैं डिक्रीज होने के लिए। तो जब तक पेन डिक्रीज नहीं होता है तब तक पेशेंट को वो स्प्लिंट है वो कंटिन्यूअस यूज करना होता है, उस थंब को कंटिन्यूअस इमोबिलाइज करके रखना होता है। In 20% of the cases, symptoms decreases with immobilization only। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 20% ऑफ द केसेस सिर्फ इमोबिलाइजेशन से हमें रिजल्ट मिलता है, सिर्फ इमोबिलाइजेशन से ही हमें पेशेंट में सिम्टम्स डिक्रीज मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम कुछ ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एनसिड्स यूज कर सकते हैं, जो हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एंटी नहीं एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं, दैट इज द पेन किलर्स, ठीक है। नाउ आफ्टर द इमोबिलाइजेशन, next, gradually splint can be less used but should be used at night and during any work that provoke the pain। धीरे धीरे as the pain is subsiding, हम पेशेंट्स के, हम हमारे जो पेशेंट है उसके स्प्लिंट को इरेगुलर कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट उस स्प्लिंट को रात में जरूर यूज करेगा सोते समय। फॉर एग्जांपल, इफ द पेशेंट इज स्लीपिंग विदाउट द स्प्लिंट, हो सकता है कि सोने के दौरान कुछ उंगली मुड़ जाए और वो कंडीशन प्रोवोक हो जाए, या फिर पेशेंट कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें पेन प्रोवोक होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर पेशेंट को वो स्प्लिंट लगा के रखना है, ठीक है। पैसिव स्ट्रेच एंड टेंडन ग्लाइड कैन बी इनिशिएटेड, इट इज एज पर द पेशेंट्स कंडीशन, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू विल हैव टू स्टार्ट दिस टू स्टफ्स, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर पेशेंट्स कंडीशन। नेक्स्ट इज द मोडालिटीज का यूज करते हैं फॉर फास्टर हीलिंग, डिक्रीजिंग द एडिमा एंड फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ज्वाइंट मूवमेंट। जो हमारे ज्वाइंट रिस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, उनके लिए या फिर पेन के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट UST यूज करते हैं, आइंटोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं, आइस मसाज एंड द कॉन्ट्रास्ट बाथ। इतने मोडालिटीज का यूज हम कर सकते हैं इन द केस ऑफ DQT। सर्जरी, इफ द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल्स देन इट इज यूज्ड। मैंने पहले बोला
इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अप्रोच ही बेनिफिशियल होता है, बट अगर वो बेनिफिशियल नहीं है, अगर वो फेल हो रहा है, तब हम यहाँ पे सर्जरी का यूज कर सकते हैं। और सर्जरी भी बहुत माइनर सर्जरी होता है। सर्जरी में इसमें बेसिकली यहाँ पर जो मेरा टेंडन सीथ हमारा है ना, जो टेंडन सीथ में स्टेनोसिस हुआ है, वो जो कंप्रेस हो गया है पूरा, हम एक इंसिजन देते हैं, टेंडन सीथ को डिकम्प्रेस करते हैं और फिर यहाँ पे हम सूचरिंग कर देते हैं। दैट्स इट। इट इज डन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में ही ये सर्जरी होता है। स्मॉल इंसिजन इज मेड ऑन द फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट। कहाँ पे? दिस इज द डॉर्सल कंपार्टमेंट और ये हमारा फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट है। बिल्कुल यहाँ पर हम इंसिजन देते हैं और इंसिजन देने के बाद यहाँ पर जब जस्ट जो हमारा थिक एंड शीथ होता है उसे डिवाइड करते हैं और उसे डिकम्प्रेस करते हैं। बेसिकली जो शीथ हमारा साइनोवियल शीथ है जो थिक हो गया है उसे हम डिवाइड करते हैं और उसे हम डिकम्प्रेस करते हैं। देन टेंडन्स विल ग्लाइड फ्रीली। फिर हम टेंडन्स को फ्रीली ग्लाइड करते हैं। आरोमिक एक्सरसाइजेस बिगिंस आफ्टर द सर्जरी। सर्जरी के बाद हम आरोमिक एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ पर सूचरिंग्स रहते हैं, उन सूचर्स का हमें ध्यान रखना है, बिकॉज दिस सूचर्स विल बी रिमूव्ड आफ्टर 10 डेज। 10 दिनों के बाद ये सूचर्स हटते हैं। तो हमें ड्यूरिंग द मूवमेंट अगर सूचर्स प्रेजेंट हैं तो हमें इस वुंड का भी ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फेज इज द रिहैबिलिटेशन का फेज। रिहैबिलिटेशन को हमने अलग अलग डेज में डिवाइड किया है। रिहैबिलिटेशन में यहाँ पर बहुत एडवांस टेक्निक्स वैसा कुछ नहीं, बहुत मिनिमल, बहुत कम एक्सरसाइजेज हैं, बहुत कम एक्टिविटीज हैं जिससे कि हम रिकवर कर सकते हैं हमारे पेशेंट को। इनिशियल डेज में 0 to 3 days पोस्ट ऑपरेटिव, दिस इज पोस्ट ऑप, है ना, 0 to 3 days पोस्ट ऑप। इनिशियली मोबिलाइज्ड इन थंब स्पाइकर, इट इज नॉट मोबिलाइज्ड, इट इज इमोबिलाइज्ड। पोस्ट ऑप भी इनिशियली थंब स्पाइका स्प्लिंट में हम मोबिलाइज करते हैं। इम्फेसिस ऑफ मोशन इन आईपी एंड द अदर फ्री फिंगर्स। स्प्लिंट में आने के बाद जो भी हमारा फिंगर्स फ्री हैं या फिर थंब के भी इंटरफेलेंजल ज्वाइंट फ्री होता है ना, तो सारे के सारे फ्री ज्वाइंट्स पे हमें मूवमेंट कराने हैं। सर्जरी का जो ड्रेसिंग है वो 2 से 3 दिनों में रिमूव हो जाता है। देन हम जेंटल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, और उसके साथ साथ टेंडन ग्लाइडिंग के एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द 3 to 14 days। ड्यूरिंग द 3 to 14 days हम क्या करते हैं, सूचर तो 10 दिन में रिमूव हो जाता है, पर हम स्प्लिंट को कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट के पेन्स वगैरह, सिम्टम्स वगैरह टोटली सबसाइड ना हो जाए। जनरली 6 वीक तक हम सारे के सारे जो रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं जिसके कारण पेन प्रोवोक हो सकता है, कंडीशन वर्स हो सकता है, वो लगभग 6 वीक तक हम रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं और उसी दौरान हम इस स्प्लिंट का भी कंटिन्यूअस यूज करते हैं अप टू 4 to 6 वीक। ठीक है। नेक्स्ट स्कार मिनिमाइजिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। चूंकि सूचरिंग हट गया है तो वहां पर स्कारिंग प्रेजेंट होंगे, उस स्कारिंग को हटाने का टेक्निक्स यूज करेंगे हम। यूएसटी का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ड्यूरिंग द 2 to 4 weeks एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड द मोडालिटीज शुड बी कंटिन्यूड। अपार्ट फ्रॉम दिस टू यहाँ पर हम टेंडन ग्लाइडिंग्स वगैरह कर सकते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, और इसके साथ साथ जो हमारा स्प्लिंट होगा, स्प्लिंट विल बी कंटिन्यूड हियर आल्सो। नेक्स्ट इज द 4 to 6 weeks। दिस इज द लास्ट फेज। यहाँ पर हम थंब का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, रिस्ट का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, सारे के सारे मूवमेंट्स थंब के वो करते हैं। मोडालिटीज को कंटिन्यूड रखते हैं। यहाँ पे हम धीरे धीरे स्प्लिंट को हटाते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर हमारा पेशेंट 4 हफ्तों तक लगातार स्प्लिंट में है और हमने अचानक से एक दिन हटाकर कंप्लीटली खुला छोड़ दिया पेशेंट को, नहीं, हम थोड़े देर हटाएंगे, 1 घंटे हटाएंगे, वापस स्प्लिंट डालेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐसे करके हम उस स्प्लिंट को रिमूव करते हैं। रिलीज टू द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी ओनली आफ्टर 6 वीक ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव। यानी कि जो भी हमारे रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं, यहां पर मैंने अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों लिखा है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। जो भी रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं जैसे ग्रास्पिंग का एक्टिविटी हो गया, पिंचिंग का एक्टिविटी हो गया, ये सारे के सारे ट्विस्टिंग एक्टिविटीज हो गए, वो सारे एक्टिविटीज जिसमें हमारे थंब का एबडक्शन, एक्सटेंशन का इस्तेमाल है, उन सारे रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज को हम 6 हफ्ते के बाद रिज्यूम कर सकते हैं पेशेंट के अंदर में, पेशेंट को करने के लिए हम कह सकते हैं। एंड दिस वाज अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द डी कॉर्वन स्टेनोसाइनोवाइटिस एंड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काफी छोटा टॉपिक था इसलिए हमने एक ही लेक्चर में से फिनिश कर लिया है। इसके रिहैब में भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, इतने ही पॉइंट्स हैं। ऑल द रेफरेंसेस आर फ्रॉम द ब्रोडमैन बुक से सारे के सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं। सो इफ देयर इज एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द व्हाट्सएप। और अगर आप एनाटॉमी या फिर न्यूरो के बैच ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए भी यू कैन जस्ट ड्रॉप अ डीएम ऑन आवर इंस्टाग्राम और ऑन द व्हाट्सएप। सारे के सारे डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, व्हाट्सएप नंबर, हमारा जो इंस्टाग्राम का आईडी, सब कुछ मेंशन्ड है। जस्ट कनेक्ट विथ अस। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।